हेलो बेटा, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं में इतिहास में पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का दूसरा पाठ भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा के बारे में पढ़ाऊंगा। भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा। इस अध्याय में हम नया क्या सीखेंगे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उसका स्वरूप कैसा था और पिछली शताब्दी के शीत युद्ध और उसके परिणाम आदि को समझ लेने के बाद अब हम उनसे संबंधित अन्य विषयों का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके अनुसार विदेश नीति का अर्थ क्या है, उससे प्रभावित होने वाले क्या क्या घटक हैं, साथ ही भारत की विदेश नीति के स्वरूप के बारे में भी हम जानेंगे। विदेश नीति। विदेश नीति अर्थ तथा महत्व। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के घटक होते हैं। उनमें से कोई भी राष्ट्र सभी अर्थों में संपूर्ण नहीं होता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परस्परावलंबन होता है। यह हमारी समझ में आया है कि किंतु यह परस्परावलंबन कुछ गिने चुने देशों के लाभ अथवा हितों के लिए नहीं होना चाहिए, वह प्रत्येक राष्ट्र के हित के लिए हो। इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। कौन से राष्ट्र के साथ मित्रता करें, कौन से गुट में शामिल हों या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी भूमिका लें आदि के संबंध में प्रत्येक देश को निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे निर्णय बहुत सोच समझकर लेने पड़ते हैं। इसी वैचारिक चौखट को विदेश नीति कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र अपनी विदेश नीति निर्धारित करते हैं। इसके लिए इसके राष्ट्रों के विदेश संबंधों का अध्ययन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति को बहुत महत्व प्राप्त रहता है। राष्ट्रहित संबंध। विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, यह हमने संक्षेप में समझा। राष्ट्रीय हित और विदेश नीति का बहुत ही निकट का संबंध होता है। राष्ट्रीय हित संबंधों का संवर्धन विदेश नीति द्वारा किया जाता है। इसलिए विदेश नीति का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व हमें राष्ट्रीय हित संबंधों का अर्थ तथा उसका महत्व भी समझ लेना चाहिए। राष्ट्रीय हित संबंध से तात्पर्य अपने देश की स्वतंत्रता, प्रभुता, संपन्नता को सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली उपाय योजना है। अपना आर्थिक विकास साध कर अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का भी राष्ट्रीय हित संबंधों में समावेश होता है। अपने राष्ट्र के लिए क्या लाभप्रद है, क्या उचित है, उसका विचार कर जब निर्णय लिए जाते हैं तब उसे राष्ट्रीय हित संबंधों का संवर्धन कहा जाता है। इस अर्थ में किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित संबंधों में निम्न घटक का समावेश होता है। क्या घटक हैं बेटा? जैसे अपने देश की स्वतंत्रता, प्रभुत्व, संपन्नता तथा अखंडता की रक्षा करना अर्थात संरक्षण सर्वोच्च राष्ट्रीय हित है। नेक्स्ट, जैसे आर्थिक विकास भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी कठिन होता है। इसलिए सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास को भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित माना जाता है। राष्ट्रीय हित संबंध और विदेश नीति। रक्षा और आर्थिक विकास के विषय राष्ट्रीय हित हैं, अतः उनका संवर्धन हो इस दृष्टि से विदेश नीति बनाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय हित संबंध उद्देश्य माने जाते हैं तो विदेश नीति उन्हें प्राप्त करने का साधन मानी जाती है। परिस्थिति और समय के अनुसार राष्ट्रीय उद्देश्य में परिवर्तन होते रहते हैं। उसी के अनुसार राष्ट्रीय हित संबंधों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का प्रतिबिंब विदेश नीति में दिखाई देता है, इसलिए विदेश नीति प्रभावी होती है। विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? जैसे
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किस राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंध रखे जाएं, यह विदेश नीति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। परंतु विदेश नीति निर्धारण के समय अनेक घटकों का उस पर परिणाम होता है। जैसे पहला है देश का भौगोलिक स्थान। देश का भौगोलिक स्थान, आपने पृथ्वी का भूगोलक अर्थात ग्लोब देखा होगा, यानी मानचित्र, नक्शा जिसे कहते हैं, अथवा विश्व का राजनीतिक मानचित्र देखा होगा। इसके आधार पर किसी भी राष्ट्र का भौगोलिक स्थान आपको दिखाई देता है। कुछ देश अन्य देशों से बहुत दूर हैं, तो कुछ राष्ट्रों के आसपास कई पड़ोसी राष्ट्र हैं। कुछ राष्ट्र को समुद्री तट प्राप्त है, तो कुछ राष्ट्रों के पास भरपूर खनिज संसाधन हैं। संक्षेप में विदेश नीति निर्धारण करते समय देश का आकार, जनसंख्या, भूमि की गुणवत्ता, देश की समुद्री किनारा, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, इन सभी बातों का विचार करना पड़ता है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था क्या है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद को विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विदेश नीति संबंधी विषयों पर संसद में चर्चा होती है। विपक्ष प्रश्न पूछकर विदेश नीति पर नियंत्रण रख सकता है। संघ राज्य व्यवस्था वाले देशों को विदेश नीति निर्धारण करते समय घटक राज्यों का भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों की गतिविधियों का घटक राज्यों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे श्रीलंका की गतिविधियों का तमिलनाडु पर और बांग्लादेश की गतिविधियों पर पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर राज्यों पर परिणाम होता है, क्योंकि ये प्रदेश जो है उस देश से सटे हुए हैं, इसलिए इनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। तीसरा है अर्थव्यवस्था। तीसरा जो है अर्थव्यवस्था। आधुनिक समय में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का विदेश नीति निर्धारित करने में बहुत महत्व प्राप्त हो गया है। सभी राष्ट्रों में आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। इस कारण अर्थव्यवस्था का विदेश नीति पर दो प्रकार से परिणाम होता है। पहला, जैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु अन्य राष्ट्रों से प्रस्थापित किए जाने वाले आर्थिक संबंध, आयात निर्यात, वैश्विक व्यापार में सहभाग आदि बातें विदेश नीति तय करती है। दूसरा, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्थिक सुरक्षा जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र उतने ही सामर्थ्यवान राष्ट्र की मान्यता मिलती है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश कम परस्परावलंबी होते हैं तथा वे स्वतंत्रता पूर्वक विदेश नीति का निर्धारण कर सकते हैं। चौथा है इसमें, इसी कड़ी में, राजनीतिक नेतृत्व। विदेश नीति निर्धारण में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री तक का सहयोग होता है। विदेश नीति की निरंतरता बनाए रखकर उसे सुधारने का प्रयत्न इन पदों में के व्यक्ति करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत चीन संबंध सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसमें पांचवा है प्रशासनिक घटक क्या क्या होने चाहिए। पांचवा, विदेश नीति के निर्माण में विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, विदेशों में स्थित दूतावास, राजनीतिक अधिकारी आदि प्रशासनिक घटकों का समावेश होता है। यद्यपि विदेश नीति संबंधी अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल लेता है, फिर भी निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सहायता करती है। विदेश नीति के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, उस पर आधारित योग्य सलाह देना आदि काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की विदेश नीति। विदेश नीति संबंधी प्राथमिक जानकारी लेने के बाद अब हम भारत की विदेश नीति के संबंध में जानेंगे। जैसे वर्ष 1974 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वर्ष 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ, तभी से भारत ने स्वतंत्र रूप में अपनी विदेश नीति निर्धारण की शुरुआत की।
संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में शासन विदेश नीति को कैसे निर्धारण करें, इस विषय में प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में धारा 51 के अनुसार विदेश नीति की एक व्यापक चौखट स्तंभ की गई है। उसके अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रधानता दे, अपनी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा विवाद शांति के मार्ग से हल करे, अन्य राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर करे। यह भी हमारी विदेश नीति का उद्देश्य माना गया है। भारत की अब तक की विदेश नीति इसी चौखट में विकसित हुई है। भारतीय विदेश नीति के कुछ और उद्देश्य निम्नानुसार हैं। जैसे आप देखिए, पड़ोसी देशों के साथ अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय अपने देश की सुरक्षा बाधित न हो, इसकी भी सावधानी बरतनी चाहिए। राष्ट्र की भौगोलिक सीमा रेखा सुरक्षित रहे, इस विषय में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। भारत की एकता और एकात्मता का संरक्षण करना चाहिए। दूसरे देशों में निवास करने वाले हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा करना, इस जिम्मेदारी को संबंधित देशों से भारतीय दूतावास निभाते हैं। भारत में आर्थिक विकास के लिए विदेशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना। भारत की विदेश नीति की समीक्षा हम 2 चरणों में करेंगे। पहला चरण स्वतंत्रता से लेकर वर्ष 1990 तक का माना जा सकेगा। दूसरा चरण जो है वर्ष 1990 के बाद से आज तक का होगा। भारत की विदेश नीति आरंभिक चरण कैसा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरंभिक समय भारत की विदेश नीति का प्रारूप तैयार किया। भारत की विदेश नीति के द्वारा उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय भूमिका लेकर वैश्विक शांति तथा सुरक्षा को प्रधानता दी। इस समय भारत की विदेश नीति पर 3 बातों का प्रभाव है। पहला, सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का आकलन किसी भी सत्ता के दबाव बिना स्वतंत्र रूप से करने का प्रयत्न किया। शांति बनाए रखना हमेशा ही भारतीय विदेश नीति की विशेषता रही है। दूसरा, पाकिस्तान और चीन, इन देशों की ओर से उत्पन्न होने वाले खतरों पर विचार किया गया। तीसरा, आत्मनिर्भरता का आग्रह और उस पर होने वाला विदेश नीति का बल, यह भी तत्काल विदेश नीति का वैश्विक था। आरंभिक काल में भारत ने अपनी विदेश नीति के द्वारा एशिया महाद्वीप के देशों के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए। एशियाई राष्ट्रों के सहयोग से विकास साध्य करने और अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने का प्रयत्न इस कालखंड में हुआ। प्रादेशिक या क्षेत्रीय विकास की यह कल्पना आगे अफ्रीका तक विस्तारित हुई, परंतु कुछ अफ्रो एशियाई देश अमेरिका जैसे सोवियत संघ ने शीत युद्धकालीन सैन्य संगठनों के सदस्य हो गए। इस कारण प्रादेशिक विकास की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद जो देश शीत युद्ध के सैन्य संगठनों में सम्मिलित नहीं हुए, उन्होंने गुट निरपेक्षतावाद नीति का समर्थन दिया। शांति और स्वतंत्रता, ये 2 सिद्धांत गुट निरपेक्षतावादी नीति के मूलभूत सिद्धांत बन गए। इस सिद्धांत में भारत को पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हुए संघर्षों का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के कश्मीर समस्या को लेकर सन 1947, 48 और 65 में युद्ध हुए। वर्ष 1971 में तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में एक नया देश अस्तित्व में आया। सन 1970 के दशक में भारत की विदेश नीति एक प्रकार की स्थिरता थी। दक्षिण एशिया में एक प्रबल प्रादेशिक सत्ता के रूप में भारत का उदय हुआ था। वर्ष 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की, लेकिन वर्ष 1980 से कुछ परिवर्तनों की शुरुआत हुई। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से सार्क संगठन की स्थापना की गई। चीन के साथ संबंध सुधारने हेतु भारत ने बातचीत आरंभ की। रक्षा विभाग के सहयोग के लिए अमेरिका के साथ भारत के लेन देन की शुरुआत की। पहला चरण
सन 1947 से 1990 तक का था। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत ने गुट निरपेक्षतावाद को स्वीकार किया। इस कारण सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना, विकास के लिए विविध राष्ट्रों से उचित सहायता लेना, इसे तत्कालीन समय में प्रधानता प्राप्त थी। गुट निरपेक्षतावाद नीति के कारण भारत को अपने विकास के लिए दोनों महासत्ताओं से सहायता प्राप्त करना संभव हुआ। इस कालखंड में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर बल दिया गया। इसके लिए तकनीकी विज्ञान को आयात किया गया। इसके लिए सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों से भारत की सहायता की। इस कालखंड में भारत को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। उन्हें पाकिस्तान के साथ संघर्ष और बांग्लादेश का निर्माण तथा चीन के साथ संघर्ष का समावेश था। वर्ष 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की। दूसरा चरण वर्ष 1991 से आज तक है। भारत ने दूसरे चरण की विदेश नीति अधिक व्यापक और गतिशील बनी। शीत युद्धोत्तर काल में राजनीतिक और सैनिक संबंधों की प्रधानता नहीं रही। विदेश नीति के आर्थिक मामले, व्यापार, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान जैसे अनेक पहलुओं का समावेश हुआ। वर्ष 1991 में भारत ने आर्थिक व्यवस्था पर लदा सरकारी नियंत्रण भी कम किया और आर्थिक उदारीकरण नीति को स्वीकार किया। इस कारण सुलभता से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्विक व्यापार में हमारी सहभागिता बढ़ गई। आर्थिक विकास की दर वृद्धि के प्रयास होने लगे और वर्ष 1990 के बाद के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ अर्थात सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हो गए। इजराइल, जापान, चीन, यूरोपियन संघ के साथ हमारा लेन देन भी और अधिक बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अनेक आर्थिक संगठन में भारत सहभाग बढ़ गया, जैसे G20 तथा ब्रिक्स में जैसे B से ब्राज़ील है, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है और S से साउथ अफ्रीका है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध अधिक दृढ़ हुए हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समूह में भारत का स्थान ऊंचा हुआ है। भारत की परमाणु नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। परमाणु शक्ति का अर्थ और उसके उपयोग, इसका अध्ययन आपने इतिहास, भूगोल अथवा रसायन विज्ञान विषयों में किया होगा। परमाणु शक्ति का महत्व ध्यान में रखते हुए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु आयोग स्थापित किए गए। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी भाभा थे। ऊर्जा का निर्माण उसका मुख्य उद्देश्य था, फिर भी सैन्य क्षमता निर्माण करना भी एक उद्देश्य था। इसके अनुसार वर्ष 1974 में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। वर्ष 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण कर भारत ने परमाणु हथियार का निर्माण किया। परमाणु हथियार वहन करने वाले प्रक्षेपणास्त्र भी हमने तैयार किए और इसके लिए वायुसेना और नौसेना भी सक्षम किए गए। अब भारत एक परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र है, परंतु हमने एक जिम्मेदार परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार की। निरस्त्रीकरण के प्रयत्नों को भी भारत हमेशा समर्थन दिया है, क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित रहे, यही भारत की भूमिका है। विदेश नीति इस प्रकार समीक्षा करने के बाद हम अगले अध्याय में भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लेसन डेटा यहीं पर समाप्त हो गया और इसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर है, पहला है, ठीक है। फिर निम्नलिखित सत्य कथन यह असत्य है। इसके बाद यहाँ तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और यहाँ देखिए चौखट है, निम्न अवधारणा चित्र, इसको पूरा करना है। ये लेसन यहीं पर समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप फ़ोन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और सारा क्वेश्चन आंसर इसका आप अपने नोटबुक पर ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।